चलिए, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कराए जा रहे हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। आज हम संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है मूल अधिकार। तो चलिए आज देखते हैं संविधान का भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। सबसे पहले हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि मूल अधिकार आखिरकार हमारे संविधान में क्यों लिए गए, मूल अधिकार क्या होते हैं और जो मूल अधिकार है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इन सारी बातों के लिए सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आखिरकार हमारा जो संविधान है, जो कि विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक माना जाता है, इसमें मूल अधिकार को क्यों शामिल किया गया। यदि ये बात समझने का प्रयास करें तो आप लोग समझने का प्रयास करना। मूल अधिकार इसलिए जरूरी थे क्योंकि हमारे संविधान या किसी भी देश के संविधान में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा मूल अधिकार हमारे संविधान में क्यों लाए गए, क्यों आवश्यक हैं, इसकी क्या जरूरत है, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास करना। मूल अधिकार इसलिए जरूरी है क्योंकि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाए। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सरकार के अधिनायक वादी स्वरूप के विरुद्ध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, कल्याणकारी, राज्य, कल्याणकारी राज्य, कानून, हम लोग इन बातों पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार मूल अधिकारों को हमारे संविधान में क्यों शामिल किया गया। मूल अधिकार किसी भी देश के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होते हैं। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार है, फ्रांस के संविधान में मूल अधिकार है, रूस के संविधान में मूल अधिकार है, ब्रिटेन के संविधान में मूल अधिकार है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में मूल अधिकार है, कई देशों के संविधान में मूल अधिकार रखे गए हैं। लेकिन मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है? मूल अधिकारों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यदि कोई सरकार
नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, अधिनायक रूप से अत्याचार कर रही है, तो व्यक्ति मूल अधिकारों का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में जाकर न्याय का दरवाजा खटखटा सकता है। दूसरी बात, मूल अधिकार किसी भी लोकतंत्रात्मक और कल्याणकारी राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। इन अधिकारों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान होती है। मूल अधिकारों के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसका सपना साकार होता है। मूल अधिकारों के माध्यम से कानूनों से सुरक्षा मिलती है। इसका क्या मतलब निकला? यदि कोई ऐसा कानून सरकार के द्वारा नागरिकों को परेशान किया जा रहा है या नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है, तो कानून जो है उसके माध्यम से जो है व्यक्ति को, नागरिकों को सुरक्षा दी जाएगी। यहाँ एक शब्द है गारंटी। गारंटी का मतलब क्या है कि मूल अधिकार की संविधान में, मूल अधिकारों की संविधान में गारंटी दी गई है। मूल अधिकारों की संविधान में क्या दी गई है? गारंटी दी गई है। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ यह निकलता है कि ये मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। यदि इनका पालन नहीं होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मूल अधिकार आखिरकार इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मूल अधिकार इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मूल अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। सरकार के अधिनायकवादी स्वरूप के विरुद्ध, यदि सरकार किसी नागरिकों पर अत्याचार करती है तो उसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, पुलिस के विरुद्ध, किसी अन्य कानूनों के विरुद्ध व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, न्यायालय की शरण में जा सकता है। सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को जो है इस संविधान में दायित्व दिया गया है, संविधान में अधिकार दिया गया है कि उनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो है इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। मूल अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि राजनीतिक जो स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक, सामाजिक जो है स्वतंत्रता, ये जो है प्रदान करना है। इसके अलावा कल्याणकारी राज्य अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का कल्याणकारी हो। कल्याणकारी राज्य, इसका मतलब ये होता है कि जो सरकार है वो किसी भी प्रकार से लेसेस फेयर, या जिस एक थ्योरी है जिसके माध्यम से भी कह सकते हैं कि सरकार का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था ही बना के नहीं रखना है, नागरिकों के कल्याण के लिए भी प्रयास करना है। यहां से कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की संकल्पना, कंसेप्ट निकलता है। तो मैं आपसे यहां से कहना चाह रहा हूं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ी और कानून से सुरक्षा और गारंटी इसके लिए जो है मूल अधिकारों की आवश्यकता जरूरी थी। दूसरी बात हम लोग चर्चा करते हैं, यहां तक आपको यह समझना है कि आखिरकार मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरी बात हम समझते हैं, मूल अधिकार जो है ये कहां से लिए गए हैं? कहां से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तीसरी बात, ये जो मूल अधिकार है इनका उद्भव कहां से हुआ? ओरिजिन, उद्भव। तो उद्भव जो है 1215 मैग्ना कार्टा, जो कि ब्रिटेन का अधिकार पत्र कहा जाता है। ब्रिटेन का अधिकार पत्र कहा जाता है। उसके बाद मूल अधिकार की बात करें तो फ्रांस, अमेरिका, रूस और कई सारे देशों ने मूल अधिकार
को संविधान में शामिल किया। मूल अधिकार को संविधान में शामिल किया। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से लिए गए मूल अधिकार, बिल ऑफ राइट्स। उद्भव कहां से हुआ? तो मैग्ना कार्टा 1215 में ब्रिटेन के द्वारा अपने नागरिकों को एक महान घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं या महान घोषणा पत्र कहा जाता है। नागरिकों के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, ब्रिटेन का अधिकार पत्र कहा जाता है। उसके बाद फ्रांस 1786, 89, 1917, ये सब जो है मूल अधिकार जो है इनका उद्भव यहां से होता हुआ जा रहा है। इसके बाद अगली बात पे आते हैं, फिर से हम वही बात कहते हैं, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्यों लिए गए? क्यों लिए गए ये तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मूल अधिकार क्या होते हैं? ऐसे अधिकार जो किसी प्रजातांत्रिक देश के लिए आवश्यक होते हैं और नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या होते हैं? तो इनकी गारंटी संविधान में दी गई है। इनकी गारंटी संविधान में दी है, अर्थात पालन नहीं होने पर व्यक्ति, नागरिक बोलेंगे हम उसे, पालन नहीं होने पर नागरिक, व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ये इतनी बातें हम लोगों को समझनी है कि आखिरकार मूल जो अधिकार है, ये मूल अधिकार क्यों लिए गए, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। मूल अधिकार क्या होते हैं? तो ऐसे अधिकार जो किसी प्रजातांत्रिक देश के लिए, ऐसे अधिकार जो किसी प्रजातांत्रिक देश के लिए आवश्यक होते हैं और नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन मूल अधिकारों की संविधान में गारंटी दी गई है, अर्थात यदि इनका पालन नहीं होता है तो पालन नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति या नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यहां मैं नागरिक लिख रहा हूं, इसका मतलब ये होता है उस देश के नागरिक जिनको नागरिकता मिली हुई है। तो मूल अधिकार जो है वो अधिकांशतः किसको प्रदान किए जाते हैं? उस देश के नागरिकों के लिए। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पर नागरिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ना कि व्यक्ति का। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझना। दूसरी बात, ये जो मूल अधिकार होते हैं, ये मूल अधिकार क्यों बनाए गए, इसका मैं उत्तर पहले दे चुका हूं। यदि कोई भी सरकार, यदि कोई भी संविधान नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है,
तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो मूल अधिकारों के बारे में इतनी बात जो है आप लोग ध्यान रखें। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग कि आखिरकार ये जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार कौन कौन से हैं और कौन कौन से मूल अधिकार हमारे संविधान में रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 12 को। इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जहां जहां हमारे संविधान में राज्य शब्द सामने आए, जहां जहां हमारे संविधान में राज्य शब्द सामने आए, तो राज्य का अर्थ क्या लगाना है? जहां कहीं भी राज्य आए तो राज्य का अर्थ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं लगाना है। राज्य शब्द जहां जहां आए तो आपको समझना है कि विधानमंडल, विधानमंडल, संसद, संसद के दोनों सदन और भारत सरकार के समस्त प्राधिकारी एवं कार्यालय। अर्थात जहां भी राज्य शब्द आए तो आपको समझना है कि राज्य शब्द के अंतर्गत हमारा संसद, हमारी विधायिका, विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल, भारत सरकार के समस्त प्राधिकारी एवं कार्यालय, ये राज्य शब्द के अंतर्गत होते हैं। जहां जहां राज्य शब्द आए आपको समझना है राज्य शब्द के अंतर्गत विधानमंडल, राज्यों का विधानमंडल, इसमें हम लोग विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे, संसद, इसमें लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे, भारत सरकार के समस्त प्राधिकारी, IAS, IPS, TI, SP, जितने भी हैं भारत सरकार के समस्त, सब कुछ इसके अंतर्गत आएंगे राज्य शब्द के। तो जहां कहीं भी राज्य शब्द आए तो आप समझ लेना भारत सरकार के ये सारे अंग राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे 3 स्टार लगाने जा रहा हूं। आर्टिकल 13 आखिरकार क्या है? अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13(1) और 13(2). 13(1) में यह समझना है कि संविधान लागू होने के पहले, संविधान लागू होने के पहले, संविधान लागू होने के पहले 1950, 26 जनवरी 1950, संविधान लागू होने के पहले, संविधान लागू होने के पहले जो भी कानून थे, जो भी विधियां थी, वो सारी विधि यदि संविधान के साथ असंगत होती है तो वो क्या हो जाएंगी? विधि शून्य हो जाएंगी। अर्थात इसके लिए एक शब्द आता है भूतलक्षी प्रभाव। मतलब ये कि संविधान लागू होने के पहले जो भी कानून था, जो विधियां थी, यदि वो विधियां, वो कानून संविधान के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है, संविधान के साथ मतभेद हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मतभेद की स्थिति तक, उल्लंघन की सीमा तक वो कानून क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। पूरा निरस्त नहीं होगा, जितना उल्लंघन हो रहा है उतना निरस्त हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है। 13(1) इंपॉर्टेंट है, 13(2) ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या करते हैं? VIP पढ़ते हैं। 13(2) आपको याद रखना है। 13(2) क्या है? 13(2) में ये कहा गया है भारत के संविधान में ऐसी कोई सी भी विधि, भारत के संविधान में ऐसी कोई सी भी विधि या कानून जो संविधान का उल्लंघन करती है,
या संसद के द्वारा ऐसा कोई भी कानून या नियम बनाया जाता है जो कि संविधान का उल्लंघन करता है, तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। इसका अर्थ क्या निकलता है? संसद ऐसी कोई सी भी विधि या कानून नहीं बना सकती जो संविधान का उल्लंघन करती है। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ यह निकलता है कि संसद के द्वारा यदि ऐसा कोई विधि या कानून बनाया जाता है जो हमारे संविधान का उल्लंघन करती है, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वो उल्लंघन की मात्रा तक क्या होगी? शून्य कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। इसका क्या तात्पर्य निकल रहा है? इसका तात्पर्य ये निकल रहा है, यहां से एक बहुत बढ़िया सिद्धांत निकलता है, उसे कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये कौन से देश से लिया गया है? ये मैंने कल बताया था, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। अर्थात आर्टिकल 13(2) से एक सिद्धांत निकलता है, संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकार या किसी अन्य अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है, जो हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक ढांचे के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं या अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों के रूप में निर्धारित किए गए हैं। तो 13(2) में मूल अधिकार तो आते ही हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई बार जो जजमेंट आए उसमें उन्होंने अनेक आर्टिकल्स के बारे में जो बातें कही हैं वो भी 13(2) के अंतर्गत आते हैं। और एक बात और इसमें अभी मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले ये समझना है कि 13(2) में यह कहा गया है कि संसद ऐसी कोई भी विधि या कानून नहीं बना सकती है जो कि मौलिक अधिकारों को या अन्य किसी कानून अधिकारों का क्या करती है? उल्लंघन करती है। यदि संसद के द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वो उल्लंघन की मात्रा तक क्या होगी? शून्य होगी। संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती है जो संविधान का उल्लंघन करती है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यदि ऐसी कोई विधि संसद के द्वारा बनाई जाती है तो उल्लंघन की मात्रा तक क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, अर्थात उसको हटा दिया जाएगा। और यहां से एक सिद्धांत क्या निकलता है? न्यायिक पुनरावलोकन का, जुडिशियल रिव्यू। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि यदि ऐसी कोई विधि जो हमारे संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ, मौलिक अधिकारों के खिलाफ, व्यक्ति की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वतंत्रता के खिलाफ यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो ऐसे किसी भी कानून या विधि का क्या कर सकती है? न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। आपको यह ध्यान रखना है, 13(2) मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 368 के द्वारा भी संविधान संशोधन करके, आर्टिकल 368 के द्वारा, क्योंकि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन कहा गया, तो आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन करके भी इसमें कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इसका प्रयोग भी इसको हटाने के लिए नहीं किया जा सकता। ये इतनी बड़ी बात कही गई है जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो कि 70 वर्षों की यात्रा करते हुए आगे बढ़ा है, उस संविधान को जीवित रखा है और उस संविधान की बहुत सारी बातों को सही बना के रखे हुए हैं। तो यही सारी बातें, यही सारे आर्टिकल रखे हुए हैं। तो आपको 13(2) को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर आपको बताया। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 14।
विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इससे दो सिद्धांत निकलते हैं। कानून का शासन, समानता और विधि का समान संरक्षण, रूल ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, कानून का शासन, विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, 3 स्टार लगाता हूं इस पे। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, कानून की नजरों में सभी व्यक्ति एक समान है। कानून की नजरों में ना तो कोई व्यक्ति बड़ा है, ना छोटा है, ना ऊंचा है, ना नीचा है, ना इस जाति का है, ना उस जाति का है। कानून कैसा है? कानून सभी व्यक्ति के लिए एक समान है। इसीलिए जो कानून की देवी है, वो कानून की देवी क्यों है, इसका उत्तर आप मुझे बताना कि कानून के देवता क्यों नहीं है, कानून की देवी क्यों मानी गई है, और कानून की देवी में आंख में, कानून की देवी की आंख में पट्टी क्यों बांधी गई है। तराजू हाथ में लिए हुए हैं, और तराजू हाथ में लिए हुए आंख में जो पट्टी बंधी हुई है वो क्यों बांधी गई है? कहा जाता है कानून अंधा होता है। उसके पीछे क्या कारण है? कारण यह है कि यदि आंख खोल दी जाए, आंखों से वो काली पट्टी हटा दी जाए, तो हो सकता है न्याय करने में कोई बड़ा दिख जाए, कोई छोटा दिख जाए, कोई इस जाति का दिख जाए, कोई उस जाति का। इसके पीछे ये कंसेप्ट माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कानून की नजरों में सभी व्यक्ति क्या हैं? एक समान है। लेकिन विधि के समक्ष कानून की नजरों में सभी व्यक्ति एक समान है, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसके अंतर्गत ये जो सिद्धांत है विधि के समक्ष समानता, ये कहां से निकला है? कि ये निकला है एक ब्रिटेन में एक बहुत बड़े महोदय हैं लास्की, लास्की का नाम सुना होगा। इसके अलावा स्टुअर्ट, हर्बर्ट, ये उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी, स्पेंसर, बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं की हैं कानून के ऊपर। इस पे कभी समय में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, यहाँ ये सिद्धांत कहां से निकला गया है? तो ये सिद्धांत निकला गया है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। कानून का शासन कहां से आया है? तो ब्रिटेन से आया है। और इसकी दो भागों में इसे बांटा जा सकता है। विधि के समक्ष समानता में विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता, कानून की नजरों में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। विधि के समक्ष समता अर्थात विधि के, कानून की नजरों में सभी व्यक्ति क्या है? एक समान है। दूसरा, विधि का समान संरक्षण, ये कहां से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब ये तो एक सामान्य बात थी समझाने वाली, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि विधि के समक्ष जो समानता है ये आखिरकार आया कहां से? तो कहां से आया है? ब्रिटेन से। किस सिद्धांत से आया है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन कानून के शासन से। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब यहां से दो सिद्धांत निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एक निकलता है नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक भेदभाव, और एक निकलता है सकारात्मक। एक क्या निकलता है? सकारात्मक भेदभाव।
नकारात्मक भेदभाव और सकारात्मक भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कैसा होगा? नकारात्मक। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कैसा होगा? सकारात्मक। क्या मतलब है? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं। ये जो दो बातें हैं, इनसे क्या निकलता है सिद्धांत? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। इसका क्या अर्थ निकलता है? तो इसका अर्थ यह निकलता है कि यदि ये एक रेस, कोई ट्रैक है, इस ट्रैक में ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये कोई दौड़ का मैदान है, कोई ट्रैक है। इसमें जो A है ये बिल्कुल स्वस्थ है, कोई कमी नहीं है इसमें। B जो है इसको खाने पीने को नहीं मिलता है। C जो है ये विकलांग है और जो D है ये समाज से कटा हुआ रहा है, आदिवासी इत्यादि, समझ लीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, A, B, C, D सभी की सामाजिक परिस्थितियां अलग अलग है। यदि इनको रेस में दौड़ाया जाए तो इनमें से कौन जीतेगा? निश्चित रूप से वही जीतेगा जो बिल्कुल स्वस्थ है, जो सामाजिक रूप मुख्य धारा में जुड़ा हुआ है, अर्थात A जीतेगा। लेकिन इनकी सामाजिक परिस्थितियां एक समान नहीं है। A बिल्कुल स्वस्थ है, B जो है ये A बिल्कुल स्वस्थ है, B जो है सामाजिक रूप से जो है B के बारे में C विकलांग है और B जो है ये गरीब है और D क्या है? समाज से कटा हुआ है, समाज से कटा हुआ। चलिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, A जो है ये कैसा है? स्वस्थ है। यदि A, B, C, D इस रेस में दौड़ेंगे तो जीतेगा कौन? A जीतेगा, क्योंकि A बिल्कुल स्वस्थ है। B कैसा है? गरीब है। C कैसा है? विकलांग है। D कैसा है? समाज में रहा ही नहीं है, जंगल में रह रहा, आदिवासियों का जीवन व्यतीत कर रहा। तो ये समान परिस्थितियां नहीं हुई, ये कैसी परिस्थितियां हुई? असमान परिस्थितियां। इसलिए क्या कहा गया? असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। और ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? नकारात्मक भेदभाव करेंगे, अर्थात आरक्षण दिया जाएगा, अर्थात गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा जाएगा, अर्थात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सामने लाई जाएगी, अर्थात महिलाओं और बच्चों को राज्य सुरक्षा देगी, अर्थात वेलफेयर स्टेट के रूप में कार्य करेगी सरकार। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, सभी व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता एक समान नहीं होती है। और वहीं दूसरी बात, सकारात्मक भेदभाव, अर्थात सकारात्मक, कानून की नजरों में सभी व्यक्ति एक समान है। मतलब ये कि सभी के लिए एक समान व्यवहार किया जाएगा। कानून की नजरों में सभी व्यक्ति क्या हैं? एक समान। ऐसा नहीं है कोई ऊंची जाति का है तो अलग व्यवहार है, नीची जाति का है तो अलग व्यवहार है, इस धर्म का है तो अलग व्यवहार है, उस धर्म का है तो अलग व्यवहार है। ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि कानून की नजरों में क्या है? सभी व्यक्ति एक समान है। मेरी बात समझने का प्रयास करना, ये बहुत बड़ा सिद्धांत मैंने आज बताने का प्रयास किया है आपको, ठीक है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता कहां से निकला है? ब्रिटेन से, रूल ऑफ लॉ। दो सिद्धांत निकलते हैं, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। वहां से हम क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। भेदभाव कैसा करेंगे? नकारात्मक और सकारात्मक, ये मैंने आपको उदाहरण बताया। चलिए,
अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 15 में। राज्य। अब जहां भी राज्य आए तो आपको क्या अर्थ निकालना है? भारत सरकार, संसद। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 15, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि जो संसद है, जो सरकार है, वो किसी भी धर्म के आधार पर, अर्थात कोई इस धर्म का है, कोई उस धर्म का है, तो उसके साथ अलग अलग व्यवहार नहीं होगा। कोई किसी भी मूल वंश का है, ओरिजिन कहीं से भी हो सकता है, कोई दक्षिण से है, कोई उत्तर से है, कोई इस वंश से, कोई उस वंश से, उससे कोई लेना देना नहीं है, एक समान व्यवहार किया जाएगा। कोई किसी भी जाति का है, एक समान व्यवहार किया जाएगा। कोई किसी भी लिंग का है, अर्थात पुरुष है, महिला है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी का जन्म स्थान कहीं पर भी हुआ है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(1), राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2), इसमें क्या कहा गया है? राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान जैसे सार्वजनिक स्थानों में क्या क्या देख सकते हैं? जैसे तालाब, मंदिर, भोजनालय, और क्या ले सकते हैं? मनोरंजन के स्थान। इन किसी भी स्थानों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(3), इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 15(3) में क्या कहा गया है? राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकलता है, महिला सीट का दिल्ली मेट्रो में आरक्षण, डीटीसी की बसों में महिला सीट का आरक्षण केवल महिलाओं के लिए लिखा होगा, सुना होगा। इसका क्या मतलब निकलता है कि महिलाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, महिलाओं के लिए सरकार के लिए अन्य योजना, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए भेदभाव कर सकती है। भेदभाव समझाया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, लेकिन किसके आधार पर? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। यह आर्टिकल 15(3) में यही बात समझनी है हम लोगों को। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि कानून की नजरों में सभी व्यक्ति एक समान है, राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन भेदभाव कैसा हो सकता है? भेदभाव जो है वो सभी को समान परिस्थितियों में लाने के लिए किया जा सकता है। और वही बात मैंने आपको समझाने के लिए, राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, महिलाओं का जो है बसों में, ट्रेनों में सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता इत्यादि प्रदान, बच्चों का आधा किराया, बच्चों को मुफ्त में टैबलेट, मुफ्त में लैपटॉप इत्यादि बांटना, ये सारी चीजें। आर्टिकल 15(4), 15(4) में क्या कहा गया है? 15(4) ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, वेरी आईएमपी। जब भी कभी आरक्षण का मुद्दा छिड़ता है तो 15(4) और आर्टिकल 16 इन्हीं में ही संशोधन होता है। 15(4) में कहा गया है कि
यदि सरकार को, राज्य को ऐसा लगता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए कोई प्रावधान करना है, तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों के लिए सरकार के द्वारा कोई प्रावधान किया जा सकता है। कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा सकती हैं और आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत कितनी सारी योजनाएं अनेक जातियों के लिए चलाई जा रही हैं, अनेक संप्रदायों के लिए चलाई जा रही हैं, जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए चलाई जा रही है। तो 15(4) में कहा गया है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों के लिए सरकार, राज्य प्रावधान कर सकती है, किसी भी प्रकार का प्रावधान कर सकती है। उनको मुफ्त में राशन दिया जा सकता है, उनको शिक्षा में प्रावधान दिया जा सकता है, उनको महिलाओं के लिए साइकिल बांटी जा सकती है। कई सारे ऐसे केस हुए जिनको संविधान के अंतर्गत मैं आपसे डिटेल में व्याख्या करूंगा इस आर्टिकल 15(4) की इसी दिन। लेकिन 15(4) के अंतर्गत सामाजिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। उनको छात्रवृत्ति दे सकती है, स्कॉलरशिप दे सकती है, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, और यदि किसी जाति वर्ग के लोग विशेष पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए प्रावधान किया जा सकता है। आर्टिकल 15(4) इसको हम केवल एक क्लास में समझेंगे किसी दिन। और आर्टिकल 15(5) इसमें क्या कहा गया है, शैक्षणिक शिक्षा संस्थान, प्राइवेट संस्थान, इसमें यदि कोई सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में कोई विशेष प्रावधान करना है, तो सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान शिक्षण संस्थानों में विशेष रूप से किया जा सकता है। यदि किसी राज्य सरकार को या अन्य किसी सरकार को ये लगता है कि हमारे राज्य में इस जाति या इस धर्म संप्रदाय के लोगों में पिछड़ापन है या इनको आगे बढ़ाना है, तो प्राइवेट शिक्षण संस्थान और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इसको सरकार कोर्ट के द्वारा निवारित नहीं किया जाएगा, अर्थात मना नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जामिया मिलिया, सेंट स्टीफन बोर्ड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कई प्रकार के ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिसमें विशेष जाति और धर्म के लोगों के लिए आरक्षण दिया गया है। यह आर्टिकल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों ने आज समझा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम आर्टिकल 16, उसको हम एक क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझनी है, क्योंकि यदि मूल अधिकार आपने अच्छी तरीके से नहीं समझा तो कहीं ना कहीं संविधान की जड़ें कमज़ोर रह जाएंगी। और यदि आपको अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत करना है तो आप याद रखना, आपको मूल अधिकार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।